हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में बात करते हैं औपचारिक संगठन की कि औपचारिक संगठन क्या होता है। औपचारिक संगठन का मैं आपको मीनिंग कराऊंगी, उसके बाद इसकी विशेषताएं, औपचारिक संगठन के लाभ और औपचारिक संगठन की हानियां। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है या आपसे पूछा जाएगा औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर बताइए। आप देख सकते हो ये MDU में 2012 में आया है, KUK में भी ये पूछा गया है और इससे अलग ये 12th क्लास में भी आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। तो शुरू करते हैं औपचारिक संगठन से कि औपचारिक संगठन क्या होता है। औपचारिक संगठन मानवीय प्रयासों द्वारा उद्देश्य प्राप्ति के लिए औपचारिक रूप से बनाया गया एक ढांचा है। इस संगठन के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को औपचारिक रूप से उनके अधिकारों, उत्तरदायित्वों तथा संबंधों की जानकारी दी जाती है। मतलब इसमें हमें पता होता है कि किस किस व्यक्ति के क्या क्या अधिकार है और क्या क्या उत्तरदायित्व है। और हमें स्पष्ट पता होता है कि किसके बीच क्या संबंध है, कौन किसको आदेश देगा और कौन किससे आदेश प्राप्त करेगा। ये सब क्या है, पहले से ही निर्धारित होता है। अधिकारों, उत्तरदायित्व तथा संबंधों की स्पष्ट व्याख्या होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की जानकारी हो जाती है कि वह व्यक्ति किसका अधीनस्थ और कौन किसका अधिकारी है। बताया ना मैंने आपको, कौन किसका अधिकारी है, कौन किसका अधीनस्थ है और किसके क्या उत्तरदायित्व है और क्या अधिकार है, सबको पहले से ही पता होता है। अतः औपचारिक संगठन नियमों तथा कार्यविधियों पर आधारित एक इकाई है। इसमें सारी नियम और कार्यविधि अपनाई जाती है। औपचारिक संगठन व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं देता, जिससे पक्षपात की भावना भी समाप्त नहीं होती। मतलब इसमें ये नहीं है कि कोई व्यक्ति मतलब ज़्यादा कमज़ोर है तो उससे कम काम कराया जाएगा, या जो ज़्यादा बहादुर है उससे ज़्यादा काम कराया जाएगा। इसमें सबको इक्वल लेके चला जाता है, इसलिए पक्षपात की भावना हमारी नहीं रहती। तो ये इसका मीनिंग हो गया होगा। आपको सिंपल सी बात ये लिखनी है कि औपचारिक संगठन में अधिकारों और उत्तरदायित्वों का पता होता है और सबके संबंधों की स्पष्ट व्याख्या होती है, जिससे पता रहता है कि कौन किसका अधिकारी है और कौन किसका अधीनस्थ है, कौन किसको किस टाइम आदेश देगा और कौन किसके आदेश का पालन करेगा। तो उसको ही हम क्या कहेंगे, औपचारिक संगठन कहेंगे। औपचारिक संगठन की विशेषताएं। औपचारिक संगठन की क्या क्या विशेषताएं होती है। फर्स्ट है उच्च प्रबंधकों द्वारा निर्मित। संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए औपचारिक संगठन उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाया जाता है। जो औपचारिक प्रबंध है, जो औपचारिक प्रबंध का ढांचा है कि किसका क्या अधिकार है, क्या उत्तरदायित्व है, कौन किसको आदेश देगा, कौन किसका अधीन है, ये सारी जो कार्यविधि है कौन करता है तैयार, उच्च प्रबंधक करते हैं। तो औपचारिक संगठन को किसके द्वारा बनाया जाता है, उच्च प्रबंधकों द्वारा इसको बनाया जाता है। सेकंड पॉइंट है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण पर आधारित। औपचारिक संगठन विभिन्न क्रियाओं के प्रभावपूर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण पर आधारित होता है। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, विशिष्टीकरण मतलब हम क्या करते हैं, काम को बांट देते हैं। काम को बांटते इस तरीके से है हम, ताकि जिस व्यक्ति को जो काम आता है उसको वही मिले, ताकि वो उस कार्य को बार बार करके उसमें निपुण हो सके। इससे हमें विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है अव्यक्तिगत मतलब इम्पर्सनल। इसमें व्यक्तिगत भावनाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता तथा सख्त अनुशासन का पालन किया जाता है। जो रूल्स और रेगुलेशन है वो सबके लिए सेम है। ये नहीं है कि मतलब ये नहीं होता कि फैमिली मेम्बर है तो इसको कुछ कम काम कराया जाए, या जो कोई बाहर का उससे ज़्यादा काम कराया जाए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें सबके लिए सेम रूल, सेम रेगुलेशन, सबके लिए सेम होते हैं। ठीक है। उसके बाद है फोर्थ, नियम एवं कार्यविधियाँ। औपचारिक संगठन में संगठन के सदस्यों द्वारा पहले से ही निर्धारित किए गए नियमों और कार्यविधियों का पालन किया जाता है। जो नियम और जो कार्यविधि मतलब किस ढंग से कार्य करने हैं, क्या अधिकार है, क्या उत्तरदायित्व है, ये सारी चीज़ें पहले से ही निर्धारित कर ली जाती हैं। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट है कर्मानुसार। औपचारिक संगठन कर्मानुसार प्रकृति का होता है। यह संगठन व्यक्तियों को कर्मानुस्थिति का निर्धारण करता है। मतलब सीक्वेंस पे सब चलते हैं। टॉप लेवल पहले, जैसे लो लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल टॉप लेवल को बताएगा, और अगर टॉप लेवल को कोई बात करनी है तो टॉप लेवल मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल लो लेवल को बताएगा। मतलब क्या है, सब कुछ क्या है, सीक्वेंस में चलता है। ठीक है। ऐसे नहीं है कि सीधा टॉप लेवल मैनेजर आके जाके सीधा लो लेवल की से बात कर सकता है, ऐसे नहीं है। हमें क्या है, सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद 6 पॉइंट पूर्णतः परिभाषित
उसके बाद आता है पूर्णतः परिभाषित आपसी संबंध। औपचारिक संगठन के अंतर्गत व्यक्तियों के मध्य आपसी संबंध स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों एवं दायित्वों को जानता है, मतलब सबको बता दिया जाता है कि किसका क्या संबंध है और किसका क्या अधिकार और क्या उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो ये आपके औपचारिक संगठन की 6 विशेषताएं हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके, देखते हैं अगर इसकी और कोई विशेषता भी होगी। नहीं, अब इसके लाभ के बारे में बात करते हैं। तो इसका लाभ क्या है? विशिष्टीकरण का लाभ। विशिष्टीकरण क्या होता है? कार्य विभाजन के द्वारा विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होती है, इसके लाभ है। तो आपको ये क्वेश्चन पूरा ऐसे ही पूछा जा सकता है कि औपचारिक संगठन क्या है, औपचारिक संगठन के लाभ और हानियां बताओ। तो आपको 2 या 4 आपको विशेषताएं भी उसकी लिखनी है, आपसे पूछे या ना पूछे। फर्स्ट पॉइंट है विशिष्टीकरण का लाभ। कार्य विभाजन के द्वारा विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत यदि एक व्यक्ति एक कार्य को बार बार करता है तो वह उस कार्य को विशेषज्ञ बन जाता है। मतलब एक व्यक्ति को बार बार वही कार्य दिया जाता है ताकि वो उस कार्य में क्या बन जाए? विशेषज्ञ बन जाए। इससे क्या होता है? विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। सेकंड पॉइंट है कार्यों के दोहराव को रोकना। प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के कारण औपचारिक संगठन में कार्यों का दोहराव नहीं होता। इसके द्वारा योजना के अनुसार कार्य निष्पादन से संबंधित जानकारी भी प्राप्त होती है। मतलब सब कुछ सीक्वेंस में चलता है, सबको पता होता है कि किसको क्या कार्य करना है और कैसे करना है। तो हम कार्य को रिपीटेशन नहीं होती, सिर्फ एक ही बार वो कार्य होगा, बार बार वो कार्य नहीं होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कर्मचारियों की कार्य क्षमता का मूल्यांकन। औपचारिक संगठन के अंतर्गत सभी कर्मचारियों के उत्तरदायित्व निश्चित कर दिए जाते हैं और उन्हें उन उत्तरदायित्वों को सीमा में रहकर अपने कार्य को कुशलता से करना होता है, जिससे कर्मचारियों की कार्य क्षमता का मूल्यांकन आसानी से किया जाता है। मतलब हम पहले से बता देते कि आपका ये उत्तरदायित्व है कि आपको ये कार्य करना है। ठीक है, अगर वो कार्य नहीं करता तो उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है कि आपने ये कार्य क्यों नहीं किया। ठीक है, तो हमें पता लग जाता है कि कर्मचारियों की कार्य क्षमता का हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि किस कर्मचारी ने कितना कार्य किया है। फोर्थ पॉइंट आपका आता है प्रभावी मानवीय संबंध। व्यक्तियों के मध्य स्पष्ट रूप से कार्य का विभाजन करने के कारण उनके मध्य संघर्षों को दूर करने में आसानी रहती है। परिणाम स्वरूप अच्छे और प्रभावी मानवीय संबंध स्थापित होते हैं। मतलब जब सबको अधिकार और उत्तरदायित्व पता होगा, कौन किसको अधिकार देगा, कौन किसका अधीनस्थ है, कौन किसका अधिकारी है, तो सब कार्य अच्छे से चलता है। उनके मध्य जो संबंध है वो अच्छे बने रहते हैं और लड़ाई झगड़े की संभावना नहीं रहती। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका उचित समन्वय। अधिकारों और उत्तरदायित्वों का स्पष्ट रूप से विभाजन होने के कारण संगठन में उचित समन्वय की स्थापना की जाती है। जब सबको पता होगा, स्पष्ट पता होगा कि क्या अधिकार किसका है और किसका क्या उत्तरदायित्व है, तो क्या होता है उनके बीच लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा और समन्वय कोऑर्डिनेशन हमारा हमेशा बना रहेगा। सिक्स्थ पॉइंट आता है निष्पक्ष व्यवहार। औपचारिक संगठन नियमों एवं कार्यविधियों पर बना होता है। यह व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करने में सहायता प्रदान करता है तथा पक्षपात की संभावना को भी समाप्त करता है। मतलब इसमें निष्पक्ष व्यवहार किया जाता है, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं की जाती। ये नहीं कि ये मेरा फैमिली का मेंबर है तो इसको ज़्यादा इनकम दी जाए या किसी और को कम दी जाए, ऐसा नहीं किया जाता। सबके साथ इक्वल व्यवहार किया जाता है। सेवंथ पॉइंट आता है संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति। औपचारिक संगठन में नियम एवं कार्यविधियाँ स्पष्ट होने के कारण संस्था के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यह संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के साथ साथ व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी प्राप्त करने का एक प्रभावपूर्ण तंत्र है। मतलब जब सारा काम सीक्वेंस में चलता है, सबको अधिकार उत्तरदायित्वों का पता होता है, तो संगठनात्मक उद्देश्यों को, जो संगठन के मेन उद्देश्य उनको प्राप्त करने में हमें क्या होती है? आसानी होती है। उसके बाद बात करते हैं औपचारिक संगठन की हानियों की। हानियाँ क्या होती है? मानवीय भावनाओं का कोई स्थान नहीं। इसमें ये नहीं होता कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, ऐसा नहीं है कि वो बीमार है तो उससे कम कार्य कराया जाएगा, उसको उतना ही कार्य करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करें, मानवीय भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। सेकंड पॉइंट है अवास्तविक दृष्टिकोण। औपचारिक संगठन एक अवास्तविक दृष्टिकोण है क्योंकि वास्तविक जीवन में औपचारिकता का तत्व अपनाना बहुत कठिन है। मतलब रियलिटी में ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है कि मतलब हम पूरा काम सीक्वेंस में करें या मतलब जैसे नियम और कार्यविधि है ऐसे ही करें, बहुत मुश्किल होता है। वास्तव में ऐसा नहीं होता। थर्ड पॉइंट है कार्य में अनावश्यक देरी। सारा कार्य सीक्वेंस में चलता है, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है जिससे कि क्या होता है, कार्य करने में देरी होती है। उसके बाद होता है कठोरता। जो औपचारिक संगठन के अंतर्गत नियम होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, वो सबको पालन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये इसकी 4 हानियाँ हैं।
और ये इसके एडवांटेजेस है और मैंने इसके आपको फीचर भी बता दिए। उम्मीद है आपको सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपको किसी पॉइंट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।